बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, अदलिया में बगावत जो है वो लगता है ऐसी है कि अब फूट पड़ी है। बगावत का आगाज़ जो है वो कहाँ से हो रहा है, इस पर इस वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ साथ कल एक बड़ा मुतनाज़ा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है और उस फैसले में क्या कहा गया है उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ तोशा खाना केस में भी एक डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट पर भी बात करेंगे। और वो मीडिया पर पाबंदी लगाई गई थी इमरान खान साहब के साइफर केस को कवर करने के हवाले से, उस सिलसिले में क्या हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। इद्दत में निकाह वाला केस था, उस पर भी डेवलपमेंट है, उस पर भी बात करेंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब के मामले में जो कुछ हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। पहले बात ये करते हैं कि अदलिया में बगावत जो है वो कैसे फूट पड़ी है। नाजरीन, आपको पता है कि पाकिस्तान में चूंकि इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो गए थे, 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो उसके एक पाकिस्तान में जो आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब, उन्होंने एक पेटिशन फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में कि जो ब्यूरोक्रेसी से डीआरओज लेने का फैसला है इसको कलअदम करार दिया जाए और जो इंतखाबात हैं वो अदलिया के जेर निगरानी कराए जाए। तो उस पर जस्टिस बाकर नकवी साहब ने इलेक्शन कमीशन का वो हुक्मनामा जिसमें ब्यूरोक्रेसी से डीआरओ लेने का फैसला किया गया था उसको कैंसिल कर दिया था। और फिर इस पर 5 रुकनी बेंच जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था जिसकी सरबराही उन्होंने खुद करनी थी और सोमवार को उसकी समाप्त थी। लेकिन कल बड़ा ड्रामेटिकली जो है वो इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर अटॉर्नी जनरल भी आ गए, फिर जस्टिस मंसूर शाह साहब भी आ गए और फिर जो है वो उस पे तारिक मसूद साहब भी वहां तशरीफ ले आए, काजी फायज ईसा साहब भी आ गए। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेटिशन फाइल करने की इजाजत भी मिल गई, पेटिशन भी फाइल होगी, उस पर बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट हो गया। और कल उस बेंच ने जो कुछ कहा और जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन आई हैं, उससे पहले जो है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वाला मामला था, जो काजी फायज ईसा साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा को कहा, उनके मुतल्लिक ये कहा कि जी उनका डायरेक्ट जो है वो एलिगेशन नहीं है, लिहाजा उनका नाम आप शामिल ना करें। और उन्होंने हामिद खान साहब को, जो उस शौकत अजीज सदीकी के वकील हैं, उनको अमेंडमेंट का भी कहा कि जी आप अपनी जो दरखास्त है उसमें अमेंडमेंट करें। वो तो चले, जो हुआ सो हुआ। लेकिन कल जो है जो कुछ कहा गया, मैं समझता हूँ वो अदलिया ने खुद एक ऐसी तकसीम की बुनियाद रख दी है और काजी फायज ईसा साहब ने खुद रख दी है। और इसके जो नतायज है वो बड़े दूर तक जो है वो भुगतने होंगे इस मजलूम और बेआइन और बेकानून कौम को। उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म जो है वो कल उन्होंने दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी उमैर न्याजी, जिनकी दरखास्त पर ये सब कुछ हुआ, उनको भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। काजी फायज ईसा साहब फरमाते हैं कि जिस जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। हाई कोर्ट ने हदूद से तजावुज किया, गैर जरूरी उजलत में फैसला किया। अगर अदलिया के अफसरान इलेक्शन ना कराएं, इलेक्शन कमीशन और एग्जेक्टिव भी इलेक्शन ना कराए, तो इलेक्शन कौन कराएगा। ये पेटिशन अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। अब ये जुल्म देखें आप कि एक शख्स जो मुल्क में, खसूसन पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली जो नाइंसाफियां हैं और जो जिस किस्म के वहाँ के डीसीज एमपीओ के तहत जो है वो लोगों को नजरबंद कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले लोगों को, तो फिर उनका बायस्ड होना जो है वो एक यकीनी बात है कि वो बायस्ड हैं और जानिबदार हैं। तो फिर ऐसी जानिबदारी के खिलाफ अगर कोई शख्स अदालत जाके दरवाजा खटखटाता है, तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब फरमाते हैं कि जी ये पेटिशन अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस सरताज तारिक मसूद साहब ने फरमाया कि अगर आरोज इंतजामिया से लेने का कानून खत्म हो जाए तो इलेक्शन हो ही नहीं सकेंगे। अब ये एक ऐसी इख्तरा है जो उन्होंने अपने तौर पे फर्ज कर लिए कि जी इलेक्शन हो नहीं सकेंगे। क्यों? अगर आरोज इंतजामिया से ना लिए जाए, अदलिया से लिए जाए, तो क्या इलेक्शन नहीं हो सकता। और फिर जो है चीफ जस्टिस साहब ये भी फरमा रहे हैं कि जी मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, चले कोई बात नहीं, हम यहाँ केस तो सुन रहे हैं। फिर उन्होंने एक बड़े इंसल्टिंग अंदाज में पूछा कि जी ये दरखास्त गुजार उमैर न्याजी कौन है, और उनकी दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। तो फिर वहां जो वकील पेश हुए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि जी दरखास्त गुजार का मौकफ ये है कि आरओज और डी आरओज की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मशावरत की जाए और आर्टिकल 218(3) यानी पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 218(3) के हवाले से इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 50 और 51
इसको चैलेंज किया गया था और इलेक्शन कमीशन के अफसरान तैनात करने का हक कलअदम करार देने की इस्तदा की थी उन्होंने अपनी पेटिशन में। ये तो फिर मंसूर शाह साहब ने कहा कि क्या आर्टिकल 218(3) में ऐसा कुछ है कि इंतखाबात फेयर नहीं हो सकते? तो फिर इस पर वकील साहब ने कहा कि जी दरखास्त गुजार का कहना है कि आइन के आर्टिकल 218 के तहत फेयर इलेक्शन कराए जाए। अब ये खुद मान रहे हैं इलेक्शन कमीशन के वकील के दरखास्त गुजार ये कह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत जो है वो फेयर इलेक्शन कराया जाए। तो फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी कहां से आ गई? इसमें अदालती फैसले की तौहीन कहां से आ गई? और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी वकील जो इलेक्शन कमीशन के थे उन्होंने कहा कि जी 1000 से जायद ऑफिसर यानी 1011 ऑफिसर अकेले उमैर न्याजी के लिए या उनके खिलाफ कैसे जानबदार हो सकते हैं? बात यह है कि चूंकि उमैर न्याजी साहब अगर खुद भी इलेक्शन लड़ना चाहें तो जाहिर है वो एक या दो हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हो रहा है, जैसे वजीराबाद में जो डिप्टी कमिश्नर है, उनके वालिद जो हैं वो साथ हाफजाबाद में इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो फिर उंगलियां उठेंगी और उंगलियां उठनी भी चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि जी उमैर न्याजी को अगर कोई मसला था तो वो सुप्रीम कोर्ट आते। अब सुप्रीम कोर्ट कौन है? इमरान खान दरखास्त जमानत में आए थे तो उनकी सोमवार को जो है वो दरखास्त जमानत फिक्स की गई है बहस के लिए तकरीबन 2 महीने के बाद। और फिर उन्होंने ये कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट आते हाई कोर्ट ने पूरे मुल्क के डीओआर कैसे मुअत्तल कर दिए। हाई कोर्ट के चीफ कहते हैं कि जुडिशल अफसरान नहीं दे सकते, तो क्या जज ने अपने ही चीफ के खिलाफ रिट जारी की है? क्या तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को रिलीफ दे सकती हैं? अब देखें मुल्क का एक चीफ जस्टिस अपने तौर पर यह फैसला कर चुका है कि बैरिस्टर उमैर न्याजी जो हैं उन्होंने तौहीन अदालत कर दी है। तो फिर उनको नोटिस जारी होने के बाद क्या होगा इसका अंदाजा लगाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों ना उमैर न्याजी को तौहीन का नोटिस जारी करें। क्या उमैर न्याजी वकील भी हैं या नहीं? तो फिर उन्होंने वकील साहब जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि जी उमैर न्याजी एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे हैं। तो उन्होंने फिर उनका जो रूए सुखन है वो दोबारा बाकिर नकवी साहब की तरफ हो गया और उन्होंने कहा कि जी अदलिया से ऐसे अहकामात आना हैरान कुन है। उमैर न्याजी की दरखास्त तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन है। दरखास्त दायर भी हो गई, समात के लिए मुकर्रर भी हो गई, उसमें हुक्म इम्तना देने वाला जज जो है वो लार्जर बेंच का सरबराह भी बन गया। जो अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं उन्हें ये नहीं पता कि वो आइन के साथ खेल रहे हैं। तो बहरहाल इसमें हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया उनकी उमैर न्याजी साहब को तौहीन अदालत का। तो मेरी उमैर न्याजी साहब से बात भी हुई, वो बड़ा इस पे बड़े मुतमिन थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी और उन्होंने किसी जैसे होता है परेशानी का इजहार बंदा करता है और उनको परेशान होना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कोई कानून की या आइन की या किसी अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं की। जो कुछ इंतजामिया कर रही है, जो कुछ डीसी और कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर कर रहे हैं सूबे में और पूरे मुल्क में, तो इसके खिलाफ बहरहाल उन्हें कोर्ट जाना चाहिए था और उन्होंने मैं समझता हूँ अपना आइनी और कानूनी हक इख्तियार किया है, इस्तेमाल किया है। और पाकिस्तान में हर वो शख्स जो इस मुल्क का शहरी है वो इंतजामिया की इस खुली बर्बरियत, बदमाशी और दहशत गर्दी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का हक रखता है। लेकिन काजी फायजीसा साहब जो हैं अब वो अदालत का दरवाजा खटखटाने पर भी लोगों को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रहे हैं। और फिर अदलिया का और खसूसन सुप्रीम कोर्ट का ये जो रवैया है अब ये बगावत का बायस बन रहा है अदलिया में भी नाजरीन। और वो ये ऐसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ मुअज्जम भट्ट एडवोकेट के जरिए पेशावर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी और उन्होंने कहा था कि उस पिटीशन में उनकी इस्तदा ये थी कि इंतखाबात जो हैं वो अदलिया के जेर निगरानी कराए जाए। तो वहाँ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो बन गया है। इसमें इलेक्शन कमीशन और दीगर जो मुतलका लोग हैं उनको नोटिस भी जारी हो गए और 18 दिसंबर उसको समात के लिए भी फिक्स कर लिया गया। अब एक तरफ इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया और वाज़ेह एक ऑर्डर कर दिया है कि जी इलेक्शन जो है वो उसका आप शेड्यूल जारी करें और वो शेड्यूल जारी हो भी गया है। और वो फैसला जो इंतखाबात के अफसरान की तैनाती के हवाले से जस्टिस बाकिर नजवी साहब का था उसको सस्पेंड भी कर दिया है। लेकिन अब अगर पेशावर हाई कोर्ट से भी यही फैसला आ जाता है कि जी इंतजामिया से अफसरान ना लिए जाएं और अदलिया से लिए जाएं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट दोबारा रात को खुलेगी, दोबारा ऐसे ही पेटिशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो लेके आएगा, ऐसे ही बेंच बनेगा, ऐसे ही समात होगी और यकतरफा तौर पर जो है वो फैसला सादर कर दिया जाएगा। इस किस्म के मुतनाज़ा बेंच, इस किस्म की मुतनाज़ा पेटिशन और इस किस्म के मुतनाज़ा फैसले और इस किस्म की मुतनाज़ा ऑब्जर्वेशन ये मातहत अदलिया में खसूसन हाई कोर्ट में भी एक बगावत को जन्म दे सकती हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को इस पर सोचना चाहिए।
اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج توشہ خانہ کیس جو ہے نیب توشہ خانہ نیب کیس، اس کی بھی آج اڈیالہ جیل میں سماعت تھی، جو محمد بشیر جج ہے انہوں نے سماعت کی۔ نیب پراسیکیوٹر عرفان اور دیگر جو تفتیشی ٹیم تھی نیب کی، وہ آج عمران خان صاحب کو بھی پیش کیا گیا اس میں، تو انہوں نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ تو عمران خان کی جانب سے جو وکلاء پیش ہوئے انہوں نے ان کی جو ریمانڈ کی استدعا تھی اس کی مخالفت کی، تو پھر آج کورٹ نے عمران خان صاحب کو اس میں جوڈیشل بھیجنے کا آرڈر کر دیا اور جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا نیب کو۔ تو اب عمران خان صاحب کی اس کیس میں جو درخواست ضمانت ہے وہ دائر ہو سکتی ہے۔ اور پھر ایک جو سائفر کیس میں ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے میڈیا پر پابندی لگائی تھی کہ جی اس کو رپورٹ نہیں کیا جا سکتا، رپورٹ تو بہرحال یہ ہوگا، اور ایسی کوئی پابندی جو ہے وہ قانون میں نہیں لگائی جا سکتی کسی پر بھی۔ اور میرے تک بھی جو انفارمیشن آئے گی سائفر کیس کے حوالے سے، میں بھی لوگوں کے ساتھ وہ یقیناً شیئر کروں گا، اور مجھے پاکستان کا کوئی قانون وہ شیئر کرنے سے روک نہیں سکتا۔ تو اس پابندی کو بھی چیلنج کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، وہ سوموار کو یا منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب شاید وہ اس کو چیلنج کر دے، بہرحال یہ آپشن پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدت میں نکاح کا جو کیس تھا اس میں بھی 18 دسمبر کو طلبی کر لی گئی ہے عمران خان صاحب کی۔ بشرا بی بی نے اس میں حاضری معافی کی درخواست دی تھی 1 دن کے لیے، جو منظور ہو گئی، لیکن اس پہ بھی کنڈیشنل منظوری کی گئی اور ان سے 50,000 روپے کا ضمانت نامہ بھی جو جج ہیں اس میں قدرت اللہ صاحب انہوں نے طلب کیا تھا۔ اور گزشتہ سماعت میں جو اسکائپ کے ذریعے عمران خان صاحب کی حاضری جو ہے وہ نہیں لگ سکی تھی، اور اب جو ہے وہ اسکائپ کے ذریعے اس کیس میں ان کی حاضری لگائی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو بھی ایک دھچکا لگا۔ وہ دھچکا یہ لگا کہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی اور وہ نوٹسز شوکاز نوٹسز جو انہیں جاری کیے گئے تھے ان کو چیلنج کیا تھا، تو اس کی اوپن کورٹ میں جو ہے وہ سماعت بھی ہوئی۔ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی جو ہے وہ روکنے کی استدعا کی تھی، لیکن آج ان کی استدعا جو تھی وہ مسترد کر دی گئی۔ یہ 3 رکنی بینچ ہے، جسٹس امین الدین جس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور اس میں جسٹس جمال بندوخیل اور جسٹس مسرت ہلالی یہ شامل ہیں۔ تو جسٹس جمال بندوخیل نے آج کہا، جو ان کے وکیل ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے مخدوم علی خان صاحب بڑے سیزنڈ لائر ہیں، اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ بینچ پر بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں، اور جس بینچ پر آپ کو اعتراض ہے وہ کونسل کی کاروائی روکنے کا حکم امتناعی کیسے دے سکتا ہے۔ اب یعنی وہ پرسنل گرج جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس میں جج کا، حالانکہ جج کو اگر جج کے کنڈکٹ پہ یا جج کے کسی کیس میں بیٹھنے پر، کسی بینچ میں بیٹھنے پر اعتراض کیا بھی جائے، اور وہ اعتراض جب تک ختم نہ ہو جائے یا اس کا فیصلہ نہ ہو جائے اور جج جو ہے وہ سماعت کرتا رہے، تو جج نے قانون اور آئین کے مطابق بہرحال فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آج انہوں نے کہہ دیا کہ جی جس بینچ پر آپ اعتراض کر رہے ہیں پھر اس بینچ سے آپ حکم امتناع بھی مانگ رہے ہیں، تو وہ بینچ آپ کو حکم امتناع کیسے دے سکتا ہے۔ یہ کھلی عدالت میں آج سماعت ہوئی ہے۔ تو آج جو ہے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک سپریم کورٹ کا سرونگ جج جو ہے اس کو بھی انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے نہیں دیا جا رہا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے 90 دن کے اندر انتخابات کرانے تھے وہ چپ کر کے بیٹھا رہا، اور اب ایک دن وہ پیٹیشن لے کے آیا اور اسی دن بینچ بھی کانسٹیٹیوٹ ہو گیا، نمبر بھی لگ گیا، سماعت کے لیے مقرر بھی ہوگی۔ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی جس قسم کے فیصلے وہ کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ کے انتہائی متنازع ترین ججز میں ان کا شمار ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں وہ ججز جنہوں نے بیانڈ جورسڈکشن جا کر اور آئین کے بالکل خلاف جا کر فیصلے دیے ہیں، یقیناً ان کا ٹرائل ہوگا، اور ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ اور وہ جو قبروں میں جا چکے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قبروں کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں، خواہ وہ فوجی تالے آزما تھے، خواہ وہ ججز تھے، خواہ وہ جو بھی تھا، ان کے خلاف یقیناً کارروائی ہونی چاہیے۔ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔